हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमसे क्या कह रहा है, प्राणियों में पोषण। अब हम जानेंगे प्राणियों में पोषण कैसे होता है। पहले हमने क्या देखा था, पादपों में पोषण देखा था। अब हम देखते हैं प्राणियों में पोषण कैसे होता है। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखें कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठक होते हैं। हमने जो हमारी कक्षा 6 की था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कहीं सारे क्या होते हैं, हमारे भोजन के संगठक होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। यह हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, जटिल पदार्थ दे रखे। इनसे क्या कर रहा है, सरल पदार्थों में इसको यहाँ पर बदल रहा है, यानी इसको कन्वर्ट कर रहा है। हमको यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसका हम क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, और फिर हम उसका इस प्रक्रम को हम क्या कहलाता है, हमारा प्रक्रम पाचन कहलाता है। अब हम देखते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि जो हमारा भोजन होता है उसको हम ग्रहण जो करते हैं, हम खाते, उसकी सभी जीवों में अलग अलग क्या होती है, विधियां होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को सूचना है समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ये सारे जीव के अपना अलग अलग विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 2.1। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी अपने यहाँ पर हम बता सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है घोंघा। घोंघा का आहार क्या है, उसकी पोषण की विधि क्या है, यहाँ पर हम ये सारी विधियां बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अद्भुत सत्य। जो हमारी स्टारफिश रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा तंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा धीरे धीरे पचता रहता है। ये क्या करती है, स्टारफिश की बात है हमको यहाँ पर दिया गया। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण विधियों उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं मानव में पाचन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मानव में पाचन कैसे होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता होगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय, सुद्रांत्र, छोटी आंत बोलते हैं जिसको, बृहदांत्र, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। कौन सी बड़ी आंत कहाँ से जुड़ी रहती है, मलाशय से। मल द्वार अथवा गुदा। ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से पूरा साइकिल है कि हमारा खाना किस तरीके से पाचन होता है उसका। क्या बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। हमने देखा है सारे क्या करते हैं, आहार नली और पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर देखते हैं
भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। हमको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर हमको ये क्या दिखाया गया है, सबसे पहले हमारा है ये मुख गुहिका, फिर यहाँ पर होती है लाल ग्रंथि और ये हमारी क्या है ग्रसिका, यहाँ पर ये हमारा यकृत है और ये पित्ताशय है, यहाँ पर ये हमारा क्या है अमाशय। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर क्या रहता है अग्नाशय रहता है और यहाँ पर रहता है क्षुद्रांश, फिर ये रहता है बृहदांत्र और यहाँ पर रहता है मलाशय और यहाँ पर रहता है गुदा। ये हमारा पूरा क्या है हमारा मानव पाचन तंत्र हमको यहाँ पर दिखाया गया है इससे। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, मुख एवं मुख गुहिका। अब हम देखते हैं मुख और मुख गुहिका में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो हम उसको सबसे पहले कहाँ डालते हैं, हम सबसे पहले उसको मुंह में डालते हैं, फिर मुंह से क्या होता है वो अंतर्ग्रहण हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथि का सॉकेट से धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या है हमको यहाँ पर इसके अलावा इनके सारे अलग अलग नाम होते। क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। अपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेधन और फाड़ने का काम करते हैं। उन दांतों को पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के लिए काम में आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सारणी 2.2। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारे दांतों के प्रकार कि दांत कौन से प्रकार के होते हैं। ये हमारे क्या है चर्णवर्णक होते हैं, हमारे चवर्णक होते हैं। यहाँ पर ये सारे हमारे क्या है चवर्णक। फिर हमारा रहता है अग्र चवर्णक और फिर यहाँ पर रहता है रंदनक और एक कृंतक। ये हमारे दांतों के प्रकार है, हमको यहाँ पर दिखाया गया। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाला रस लाल स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाते हैं। अब हमको यहाँ पर दे रखा है दांत के प्रकार और उनके कार्य। कर्तन एवं दंशन वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत और चबाने एवं पीसने वाले दांत। यहाँ पर हमको दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, उपला जबड़ा और उनका योग बताना है हमको। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। अब हम कैसे जानेंगे दूध के दांत कौन से होते हैं और स्थायी दांत कौन से होते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर दिया गया है। आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों के प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग हम 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम स्थायी दांत कहलाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। जैसे कि हमारे जो यहाँ पर क्या रहते हैं, सबसे पहले हमारे दांत जो रहते हैं दूध के दांत, वो कब तक 8 वर्ष की आयु तक पूरे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे दूसरे दांत आते हैं, उसी स्थान पर वो कौन से स्थायी दांत कहलाते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसके दांत तो जीवन भर ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो उनके दांत गिर भी जाती है, उनको निकलाना पड़ता है और वृद्धावस्था में खुद ब खुद गिरने लगते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। 2 परख नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी में चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। जैसा हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या हमारे यहाँ पर मंड का लार का प्रभाव हमको ये दिखाई दे रहा। उबला चावल, चबाया हुआ चावल, जल, आयोडीन विलयन। हमने यहाँ पर भी क्या डाला है, जल और आयोडीन विलयन।
विलयन की 2-4 बूंदें हमने डालकर क्या किया था, उनका परीक्षण कीजिए। अब परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों और अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ की एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त हम भोजन में लार के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब हमको यहाँ पर ये क्या दिया गया है, मिठाई या एवं दंतशय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ नहीं करते हैं तो मुख में हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, हमने अध्याय 5 यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि हम समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब हम यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमारे दांत है जो पहले क्या थे, हमारे यहाँ पर धीरे धीरे इनमें क्या लगता गया है, इसमें कीड़ा लगता गया और ये हमारे यहाँ पर टूट गया है, दंत क्षय हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब ये हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जीभ पर स्वाद का विभिन्न क्षेत्र। हमारे जीभ पर विभिन्न क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं हमको स्वाद के। अब देखते हैं हम भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। क्या करती है हमारी जीभ, सबसे पहले तो हम बोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फिर हमारे भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी हमारी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। स्वाद कलिकाएं निम्नलिखित स्थिति में का पता लगा सकते हैं कि हम स्वाद कलिकाएं क्या होती है। क्रियाकलाप 2.4 निम्नलिखित पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए। 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन में रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करें। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र उसे मीठा, नमकीन, खट्टा एवं कड़वा स्वाद का अनुभव हो रहा है। अब अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करें तथा इसमें चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। उस सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब हम अन्य सहपाठियों के साथ भी इसको दोहरा सकते हैं। भोजन नली और ग्रसिका। अब हम देखते हैं भोजन नली क्या होती है, ग्रसिका क्या होती है। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका गले एवं वक्ष में होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों और अध्यापक से इसके विषय में चर्चा कीजिए। अब हमारे यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले हमारा भोजन है, ये ग्रसिका है, यहाँ पर क्या आमाशय। ग्रसिका में भोजन की गति, हम देखते हैं कि ग्रसिका में भोजन की गति कैसे होती है। अब हमारे यहाँ पर क्या आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है, चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांश में खुलता है। क्या होता है, ये दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। कभी कभी जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं।
फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मार्शल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक एवं जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सुद्रांत। सुद्रांत क्या होता है? सुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी अवस्थिति होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब सुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यहाँ भी देखा कि आमाशय सुद्रांश में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर आमाशय में वो भोजन का पाचन पूरा नहीं होता तो सुद्रांश तब नहीं खुलता है। सुद्रांत्र में अवशोषण। अब हम देखते हैं सुद्रांत में अवशोषण कैसे होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर सुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। सुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसानकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में से चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता जाता है। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं बृहदांत्र होता क्या है। बृहदांत्र सुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर की लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ जो अपचित रहता है पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर क्या होता है यहाँ पर
समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? अब हम यह जानेंगे। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार चुगाली करते हैं जब वे खा नहीं रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमेनन में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे चुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते तथा जिसे वह चबाते रहते। ये जो प्रक्रम है इसको क्या कहते हैं? रोमंथन कहलाता है। किसी रोमंथनी का अमाशय, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है? रोमंथनी का अमाशय। यहाँ से ये क्या कर रहा है? घास खा रहा है। फिर ये ग्रसिका है, यहाँ पर ये रोमेन रहता है, और ये क्या है? शुद्रांत है हमारा। यहाँ पर क्या हमारा? अमाशय, और ये क्या? अंध नाल है, और यहाँ पर ये बृहदांत्र है। अब हम देखते हैं दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है तथा स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक या अथवा ORS घोल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं चुगाली करना कहते हैं। जो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर गाय, जो हमारे जंतु रहते हैं वो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर? वो चुगाली करते हैं। ऐसे जंतु रुमेनट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट के बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। रुमिनेंटस एवं क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे जंतु तो ऐसे देखे हैं जो जिनके पास मुख होता है, लेकिन जिनके पास ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, तो वो कैसे करते हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे। अमीबा जो रहता है उसमें संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका दीर्घ बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिन्हें पादाभ अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धनी में फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इसके खाद्य जो पदार्थ होते हैं खाद्य धनी में फंस जाते हैं। ये हमको अमीबा का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या रहता है? अमीबा का केंद्रक रहता है, यहाँ पर ये पादाप रहते हैं उसके, और ये खाद्य कणिका रहती है, अंतर ग्रहण करता है। और यहाँ पर ये क्या रहती है? खाद्य धानियाँ रहती है, और यहाँ पर रहती है बाहर शेपित अपशिष्ट। यहाँ पर से क्या करता है? बाहर शेपित अपशिष्ट को बाहर निकालता है। खाद्य धनी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचास अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। अब हमको इसके कुछ प्रमुख शब्द दे रखे। अवशोषण, एमिनो अम्ल स्वागीकरण, पीतरस, मुख गुहिका, रंधनक, सेलुलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अमल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चवर्णक, ग्राशिका, अग्नाशय, अग्रवर्चक, पादाप, रुमेन और रोमिनेंट
रोमंथी, लाल ग्रंथि और दीर्घरोम। इन सारे शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से जान लिए। अब हमने इसमें क्या सीखा, हम जानते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन ग्रहण करने की विधियों एवं शरीर में अनेक उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख्य गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति पाचक रस स्त्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां होती है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्त्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे खाद्य घास खाने वाले जंतु रोमंथी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे चुगाली या उन्हें चबाते रहते हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है, जो उसके पांव रहते हैं उसकी सहायता से करता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। कौन सी रहता है, उसकी खाद्य धानी रहती है, उसमें क्या होता है, उसका पाचन होता है। यहाँ हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे हमारा सबसे पहले दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर सत्य असत्य बताना है हमको यहाँ पर, फिर हमारे यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।